जय हिंद। मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2026 को। इसका जो एग्जाम है वो 12 जुलाई को किया जाना है 2026 में। इसमें आपको किसी प्रकार की तैयारी में कमी ना रहे, इसके लिए हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, जिसकी फीस 599 रुपये रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं या ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो हम आपको टेस्ट देंगे वो प्रिंटेबल होंगे, मतलब आप इसकी पीडीएफ जो टेस्ट की है वो निकाल सकते हैं और घर पे आप उसको पेपर पेन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा ऑफलाइन पेपर होता है, तो आप पीडीएफ निकाल के उसको कर लें। कोशिश ये रहेगी, मैं ये वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश ये रहेगी कि मैं सभी एमसीक्यू की व्याख्या तक आपको करवाऊं। चूंकि मुझे जो विद्यार्थी कोर्स लिए हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनके लिए मैं ये प्रोग्राम चला ही रहा हूं, तो वो आपके लिए भी उपलब्ध करवा सकता हूं। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच परचेस कर लें और आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर लें, तो फीस 5,000 रुपए से कम कर दी गई है। वो इस कारण से कि अब समय कम है, 2-2.5 महीने बचा हुआ है, तो 5,000 या इतनी फीस लेना उचित नहीं है, इसलिए 2900 रुपये फीस कर दी गई है। अगर आप कोर्स भी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर दें। कोर्स लेने का फायदा यह है कि इसमें टेस्ट आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे और सब प्रिंटेबल मिल जाएंगे और सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं यूनिट 10 और 9 के, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजाति और मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उससे संबंधित जितने भी 5 वर्ष के पिछले पेपर एमपी में आए हैं उन सभी के पीवाईक्यू अपन सॉल्व कर रहे हैं और ये टेस्ट का ही भाग है। जो कोर्स लिए हैं विद्यार्थी उनके लिए सॉल्व हो रहे हैं। तो 20 तारीख से आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट है और कोर्स चल ही रहा है, आप परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आगे पढ़ते हैं अपने एमसीक्यू। 200 तक हम लोग पढ़ चुके थे 4 पार्ट में। हम मध्य प्रदेश की जनजाति और संस्कृति पर 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज लास्ट पार्ट है और इसके बाद आपको इसकी पीडीएफ जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। पहला प्रश्न है आपके सामने और जो प्रश्न है ये प्रश्न आया हुआ है किस पेपर में, मैं आपको ये भी बताता चलता हूं। प्रश्न है, आनंद सिंह श्याम और धनवैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। तो ये प्रश्न आया है राज्य सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मतलब सिविल की जो प्रारंभिक परीक्षा है प्री है, उसमें आया 2022 में। आपको बताना है कि इनका संबंध किस से है। चलिए इसका आंसर बताइए। आनंद सिंह श्याम और धनवैया बाई का जो कलाकार हैं उनका संबंध किससे है। आनंद सिंह श्याम और धनवैया बाई। अब इनको आप याद कर लीजिए। हर्षदा जी कह रही हैं बी होगा, बिल्कुल गौण चित्रकला से। गौण चित्रकला से है ना। गौण चित्रकला कला जो है वो जनगण श्याम इसके लिए फेमस रहे हैं, फिर आनंद सिंह श्याम इसके लिए फेमस रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप श्याम को याद कर लीजिए। जनगण श्याम आ जाए चाहे आनंद सिंह श्याम आ जाए, कोई भी श्याम आए, वो गौण चित्रकला से ही संबंधित हैं। आपको इसको याद रखना है। पाटन शैली इन्होंने विकसित की थी, कैनवास पर सबसे पहले चित्र बनाया था। बिल्कुल द्विवेदी भैया, इसका आंसर बी है। मध्य प्रदेश में किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल कहा जाता है। ये देखिए 4 बार आ चुका है, तब से हम एमसीक्यू लगा रहे हैं। 200 हम लगा चुके, जिसमें लगभग 4 बार क्वेश्चन पुराने पेपरों में आ गया है। तो खुटिया पटेल किसको कहते हैं। तो खुटिया पटेल कहते हैं हम सहरिया को। सहरिया को अगर आप खुटिया पटेल या राउत, बिल्कुल ए अनुज, हाँ ए, क्या अगर आप इनको राउत कह दें या खुटिया पटेल कह दें तो ये अच्छा मानते हैं।
या राउत कह दें तो ये अच्छा मानते हैं, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ढोकरा कला के लिए सही नहीं है। ये ढोकरा कला कहां की है, बैतूल की भरेवा समुदाय। तो ये कहां की है, बैतूल की भरेवा समुदाय से संबंधित है, भरेवा समुदाय से संबंधित है। तो कौन सा सही नहीं है, तो एक तो आपको यह याद रखना है कि ये कला बैतूल के भरेवा, ये भरेवा है केवल, आदिवासी समुदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है, बिल्कुल, इसमें लोहा का प्रयोग नहीं होता है, इसमें लोहा जस्ता का प्रयोग होता है लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं होता है। तो अनुज जी कह रहे हैं डी होगा, देखते हैं। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, तो ये भी गलत है, कपड़ा कला नहीं है भाई साहब, ये कपड़ा कला नहीं है, ये लोह तो है, जस्ता का प्रयोग होता है इसमें, लेकिन ये सजावटी है, लेकिन कपड़ा कला नहीं है, ठीक है। तो कपड़ा कला नहीं है, सजावटी है, सजावटी सामान बनाते हैं, जैसे दीपक रखने का स्टैंड बना दिया, है ना, ऐसे स्टैंड तो बनाते हैं, लेकिन कपड़ा पर एक कढ़ाई नहीं निकालते। सभी कथन सही हैं। तो इसके आयोग ने 2 आंसर माने हैं। कौन कौन से आंसर माने हैं आयोग ने, तो आयोग ने आंसर माना है बी और सी और डी। आयोग ने क्या माना है, सी और डी। अब देखिए, सी और डी आयोग ने आंसर माना, क्यों माना, क्योंकि पहले उन्होंने डी दे दिया था, इसका सभी कथन सही हैं। फिर बच्चों ने इस पर एप्लीकेशन लगाया, आवेदन लगाया कि भाई ये गलत है, कि ये कपड़ा कला तो है ही नहीं, ये सजावटी सामान जरूर बनाता है, जैसे सीढ़ियां बना दी, दीपक रखने का स्टैंड बना दिया, किताबें रखने का स्टैंड बना दिया, कुछ और बना दिया, ऐसा बनाते हैं, कपड़ा कला नहीं है। तो उन्होंने सी को भी सही मान लिया। तो असल में इसका जवाब तो सी ही होना चाहिए था, चूंकि 2 ऊपर के सही हैं, इसलिए डी भी सही मान लिया गया कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आयोग ने दोनों आंसर माने हैं, तो आपको भी इन दोनों को ध्यान में रखना है कि कपड़ा कला नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला 204 मतलब चौथा क्वेश्चन हमारा है, कोरकू जनजाति वर्ष में कितनी बार जादुई शक्तियों का या आत्माओं को बलि देकर प्रसन्न करती है। कोरकू जनजाति, सभी जनजातियों में ये चीजें पाई जाती हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि साल में कितनी बार जादुई शक्तियों और आत्माओं को बलि देते हैं ये लोग। 4 बार, 2 बार, 1 बार और 3 बार। हर्षता जी कह रही हैं 3 बार, देवीदीन भैया कह रहे हैं 2 बार। कितनी बार देते हैं, 2 बार देते हैं। कोरकू जनजाति साल में 2 बार जादुई शक्तियों को बुलाते हैं। कोरकू जनजाति ही नहीं, मुख्यतः सभी जनजातियां साल में 2 बार, एक दिवाली पर और एक होली पर। आप जनजातियों को छोड़ दीजिए, आप अपने यहां भी देखते होंगे कि आपके जो देवता हैं, जिस गांव में आप जिस भी देवता को मानते होंगे, लगभग सभी कुछ ना कुछ देवता को मानते होंगे आपके गांव में, घर में, तो उनको साल में 2 बार जरूर पूजा जाता है। एक होली दिवाली, कहते हैं ना कि होली दिवाली तो कम से कम देवता को पूजना चाहिए, तो होली दिवाली मतलब होली के टाइम और दिवाली के दशहरा के समय 2 बार जरूर पूजा जाता है। ऐसा ही जादुई शक्तियों और आत्माओं को 2 बार बलि देते हैं, मतलब अपने देवता जो हैं उनको 2 बार पूजते हैं, होली और दिवाली पर। तो होली दिवाली मतलब कुंवार में और वहां फाल्गुन में। भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, पशुपालन, चित्रकारी, कृषि और तंत्र विद्या। तो भील जनजाति का या हमारे यहां मुख्यतः जो जनजाति हैं उनका जो जीवन यापन है वो कृषि पर ही आधारित है। काय पर है, कृषि पर। अब इसमें से बैगा और शहरिया जो जड़ी बूटियां हैं उनका भी संग्रह करती हैं, लेकिन अब शिकार तो बचे नहीं है। खैर कृषि ही प्रमुखता है, बिल्कुल कृषि इसका सही आंसर होगा। पेपर में से कला का प्रमुख केंद्र क्या है, नरसिंहपुर, उज्जैन, रीवा और बुरहानपुर। बताइए, पेपर में से, पेपियर में से का प्रमुख कला केंद्र क्या है। 6 का अनुज जी बता रहे हैं कि सर इसका बी होगा, उज्जैन। चलिए सही है, इसका आंसर उज्जैन होगा। क्या होगा इसका, उज्जैन होगा। एक जगह और है, ग्वालियर में भी इसका इस्तेमाल होता है। ग्वालियर में भी क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। इससे खिलौने से बनाए जाते हैं, पेपर जो रद्दी हो जाता है उससे चिड़िया बना दी जाती हैं, कुछ ऐसे तरीके के बनाए जाते हैं। तो उज्जैन में और कहां पर होता है, तो ग्वालियर में। तो ग्वालियर ऑप्शन में था नहीं, क्योंकि ग्वालियर में भी होता है, तो कभी ग्वालियर भी ऑप्शन में हो तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा।
चलिए, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? चलिए, ए हर्षिता जी कह रही हैं, ए अनुज जी कह रहे हैं 46। बिल्कुल, कितनी निवास करती हैं? 46 निवास करती हैं। लेकिन 2008 में 3 जनजातियों को हटा दिया गया है, तो अब 43 हो गई हैं, है ना। 2008 में 3 जनजातियों को हटा दिया है, हटा दिया, इसलिए वर्तमान में 43 जनजाति हैं। कितनी है? 43 हैं। चूंकि ये क्वेश्चन 2008 से पहले का नहीं है, 2022 के पेपर का है। कितना है? 2022 के पेपर का है, तब भी 43 ऑप्शन में नहीं है। तो आप अपने दिमाग में दोनों चीजें क्लियर रखना कि 43 वर्तमान में 43 है, लेकिन अगर 43 ऑप्शन में नहीं होता है तो हमको फिर 46 ही सही मानना है। चलते हैं। हाँ बिल्कुल 43 है, लेकिन अभी 43 ऑप्शन में दिया ही नहीं उन्होंने। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? बताइए। भील, गौड़, कोरकू और सहरिया। बताइए। देवीदी भैया कह रहे हैं सी। चलिए, तो 2 जनजाति हैं जो रावण का वंशज अपने आप को मानते हैं। एक तो कोरकू मानती है। कोरकू आपको याद होगा कि मेघनाथ खंभ बनाती है, मेघनाथ खंभ, इसको बाबा खंभ भी कहते हैं। फाल्गुन में यहां पर मनौती मानते हैं। और गौड़ जनजाति भी मानती है। गौड़ जनजाति मेघनाथ पर्व मनाती है। कौन मनाती है? मेघनाथ पर्व। तो 2 जनजातियां हैं जो अपने आप को रावण का वंशज मानती हैं, गौड़ और कोरकू। और आयोग ने भी दोनों आंसर माने हैं। आयोग ने बी और सी दोनों माने हैं, दोनों माने हैं। तो अगर आप बी भी लगाते या सी भी लगाते तो भी गलत नहीं होता। कोरकू और गौड़ याद रखिएगा। अब चूंकि गौड़ जब रावण का वंशज अपने आप को मानेगी, तो सहरिया अपने आप बैगा अपने आप क्या हो जाएंगे? रावण के वंशज। क्यों? क्योंकि बैगा गौड़ों की ही उपजाति मानी जाती है या उनका छोटा भाई माना जाता है। चलिए, पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? इसका आंसर मैं ही बताऊंगा, क्योंकि सरल वाला है, कठिन वाले आप बताइएगा। भील जनजाति से। किससे है? भील जनजाति से। भूरीबाई और फेमा फात्या, ये 2 आपको नाम याद रखना है। तो फेमा फात्या तो आपको याद ही होंगे, लेकिन भूरीबाई आपको याद नहीं होंगी। तो भूरीबाई याद कर लीजिए। भूरीबाई का संबंध इसी कला से है। भूरीबाई का संबंध इसी कला से है। स्किल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? स्किल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किस राज्य से क्या प्रथम बार क्या स्टार्ट किया गया, तो आयोग ऐसे में मध्य प्रदेश ही सबसे अच्छा रखता है विकल्प में। मतलब मध्य प्रदेश के ही ऐसे क्वेश्चन लाता है जैसे मध्य प्रदेश पहले हो। तो इसका आंसर भी मध्य प्रदेश है। ये स्किल सेल एनीमिया जो मिशन है 2047, ये जनजातियों से संबंधित है। तो जनजातियों में जो रोग उत्पन्न हो रहे थे, एनीमिया और जो जल पानी के कारण, कुपोषण के कारण, उनके लिए लाया गया था, जिसमें हीमोपेलोथिया को जो बढ़ कम हो गया उसको बढ़ाने के लिए और कुपोषण को दूर करने के लिए। तो जनजातियों से संबंधित है। इसके और क्वेश्चन आगे आएंगे तब इस पर और बात वहां कर लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो एसटी का प्रतिशत पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश 2011 की जनगणना, चूंकि 2011 में ही लास्ट जनगणना हुई थी,
अब जो जनगणना होने जा रही है नेक्स्ट वाली, वो कब होने जा रही है? 2027 में नई जनगणना होगी, तब हमें और जो आंकड़े हैं वो हमें प्राप्त होंगे। ये पेपरलेस होने वाली है, इसमें पेपर का प्रयोग ना करके सारा ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया जाएगा। और इसका आंसर आ गया 21.1%। बिल्कुल सी आंसर सही है, सी आंसर सही है। हाँ सी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? आपको वो बताना है जो निमाड़ी में नहीं होता है। बताइए। गणगौर, राई, काठी और फेपरिया। 12 का डी आंसर दे रहे हैं अनुज जी, हर्षता जी बी दे रही हैं और देवीदीन भैया बी दे रहे हैं। राई नहीं है। राई कहां होती है भाई साहब? बुंदेलखंड में होती है, बुंदेलखंड में, सागर छतरपुर क्षेत्र में ज्यादा प्रसिद्ध है राई। और राम सहाय पांडे इसी से संबंधित थे। कौन थे? राम सहाय पांडे, जिन्हें पद्मश्री दिया गया था, इसी राई से संबंधित थे, है ना? तो राई। ये फेपरिया निमाड़ का ही है, काठी भी निमाड़ का है, गणगौड़ भी निमाड़ का है। गणगौड़ तो बहुत फेमस है निमाड़ में, हालांकि और जगह भी मनाया जाता है लेकिन यहां का फेमस है। तो इसका सही आंसर राई है। देसोला वोंगा आदिवासी त्योहार है बसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव, शिशिर उत्सव और हेमंत उत्सव। देसोला वोंगा बताइए ये कब मनाती है आदिवासी जनजाति इसको? ये लगभग सभी आदिवासी जनजातियों में पाया जाता है। एक समय आता है, उस समय पर ये उत्सव मनाते हैं। मध्य प्रदेश में इसका प्रचलन कम है, लेकिन तब भी मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र लगे हुए हैं वहां पर ये मनाया जाता है। तो इसलिए पूछ लिया गया। ये बसंत उत्सव है। क्या है? वसंत उत्सव। वसंत जब आता है हमारे यहाँ, जब पतझड़ का समय लगता है, सर्दी खत्म होने वाली होती है, उस समय ये बसंत उत्सव जो चलता है उसमें देसोला वोंगा आदिवासी जो त्योहार है वो मनाते हैं। हाँ पता नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ जनजातियां नहीं मनाती, और मनाती भी हैं तो उतने बड़े स्तर पर नहीं मनाती, इसलिए फेमस नहीं है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से जिले में निवास करती है? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? छिंदवाड़ा, मंडला, शहडोल और उमरिया आपको बताना है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो ज्यादा आपको प्रश्नों के पीछे परेशान नहीं होना है कि बहुत कठिन कठिन रट लिए। ये मैंने पूरे 5 साल के पीवाईक्यू लगवा रहा हूं आपको, तो समझ लो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। बिल्कुल ए छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा की तामिया तहसील का पातालकोट। क्या है? पातालकोट। कमार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? कमार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बताइए। कमार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बालाघाट, मंडला, सिंगरौली और शहडोल। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है शहडोल। कहां पाई जाती है? शहडोल में पाई जाती है। ये कबार जनजाति जो है, ये सेना में कार्य करना, सेना या फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानती है। ये वही कवार जनजाति है। तो सेना में काम करना ये परंपरागत क्या मानती है? अपना कार्य, जन्म सिद्ध अधिकार है, बोलती है सेना में काम करना हमारा। तो ये जन्मजात सैनिक होते हैं, ऐसा प्रश्न मध्य प्रदेश सरकार पूछ भी चुकी है, इसलिए इसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कवार जनजाति की। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? मोनिया, रास, राई और लकेर। बताइए। बुंदेलखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य क्या है? राई है,
बुंदेलखंड का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य घोषित किया गया इसको, है ना, राई को राजकीय नृत्य घोषित किया गया। स्वांग पारंपरिक लोकनाट्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, निमाड़, महाकौशल और बुंदेलखंड। अभी इस पर बात हो चुकी थी, तो मुझे लगता है आपको याद होगा कि स्वांग कहां का है, बताइए। स्वांग, अरे भाई स्वांग बुंदेलखंड में होता है, इसको स्वांग कहते हैं या फिर बाबा स्वांग कहते हैं। पिछले बार का पेपर अपना याद नहीं है क्या? MPAP 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें आया था कि बाबा स्वांग के दर्शक कौन होते हैं, तो डी आंसर सही है, बुंदेलखंड। बिल्कुल देवी भैया, अनुज। भीलट बाबा कौन है? भीलट बाबा कौन है? राजपंथा, भीलट देव, ये किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो भीलों के प्रमुख देवता हैं। बिल्कुल अनुज जी और देवीदीन भैया सही है, भीलों के प्रमुख देवता हैं राजपंथा और भीलट देव। आगे चलते हैं। मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आपको ये बताना है, मालवा में, निमाड़ में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में। ए, अनुज जी कह रहे हैं ए और बी। ए निमाड़ आ रहा है दीन भैया का, मालवा में प्रचलित है। चूंकि निमाड़ में भी मटकी होता है, ये बात भी सही है, लेकिन आयोग ने निमाड़ नहीं माना, आयोग ने केवल मालवा माना है। और ये कौन सा पेपर है वो मैं आपको बता देता हूं किसमें माना है। तो ये पेपर है राज्य अभियंत्रिकी सेवा परीक्षा 2021, स्टेट इंजीनियरिंग सेवा एग्जाम या सर्विस एग्जाम 2021 में प्रश्न आया, और इसमें केवल उन्होंने क्या माना है? मालवा ही स्वीकार किया है। तो आप अपने यहां इसको सुधार लेना कि मालवा ही आयोग मान रहा है मटकी नृत्य में, निमाड़ नहीं मान रहा है। हालांकि निमाड़ में भी होता है, लेकिन यहां पर निमाड़ नहीं माना गया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति का उप जनजाति नहीं है? मतलब बैगा की उपजाति नहीं है, बताइए कौन सी है? विंजवार, नरोतिया, काठमेना और बाड़ौया। बाड़ौया बताइए। बिल्कुल बाड़ौया या सी नहीं है, ए नहीं है। बाकी इनकी ये सभी जो दी गई हैं, बिंजवार, ये बिंजवार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये बालाघाट में निवास करती है, बालाघाट में निवास करती है, और ये साक्षरता में सबसे ऊपर है, इनकी साक्षरता अधिक है ना, साक्षरता अधिक है इनकी। और ये लगभग सब जो बिंजवार जाति है, ये बालाघाट में मुख्यतः निवास करती है, साक्षर सबसे ऊपर है, और ये उच्च सभ्य माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? उच्च सभ्य माने जाते हैं। नरोतिया, काठमेना, रेमाना, भरोतिया ये सब काय की हैं? बैगा की हैं, और बाड़ौया नहीं है। निम्नलिखित में से चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? देखो मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले भूरीबाई के बारे में, तो ये कह रही है चित्रकला की किस विधा से पद्मश्री भूरीबाई का संबंध है? बरली, थाका, पिथौरा और फड़। 21 का सी आंसर आ गया, पिथौरा। तो पिथौरा में आपको याद रखना है, पिथौरा बनाने वाले को लखिंद्रा कहते हैं। भूरीबाई और पेमा फात्या में इसका संबंध रहा है। पिथौरा में मुख्यतः पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें घोड़ा सबसे प्रमुख है। बिल्कुल सी आंसर सही है। टांट्या भील ने किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से आक्रमण की गोरिल्ला युद्ध शैली सीखी थी? मतलब
टांटे मामा ने गोरिल्ला पद्धति किससे सीखी थी? एक क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। टांटे मामा 1857 की क्रांति के नायक रहे हैं। और टांटे मामा कहां से आते हैं? तो टांटे मामा आते हैं पूर्वी निमाड़ से। पूर्वी निमाड़ से, और पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा से। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। पाताल पानी में समाधि है इनकी। चलिए, किससे सीखी थी? तात्या टोपे से सीखी थी। किससे सीखी? तात्या टोपे जी से सीखी। हर्षिता जी, देवीदीन भैया, भावना, अनुज, हाँ सबका सही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिता पुत्र की सही जोड़ी बनाइए। पिता पुत्र की सही जोड़ी बनानी है। शंकर शाह भभूत सिंह, शंकर शाह रघुनाथ शाह, रघुनाथ शाह मालेराव, नाना साहेब और शंकर शाह। बताइए। बी आंसर आ रहा है, रघुनाथ शाह और शंकर शाह। सबका सही है। रघुनाथ शाह और शंकर शाह ये पिता पुत्र थे और ये 1857 की क्रांति के वीर नायक रहे हैं। गढ़मंडला से संबंधित हैं। 1857 की नायक हैं ये, गढ़मंडला से संबंधित हैं। जिला छिंदवाड़ा के पातालकोट में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? भील, कोरकू, भारिया और बैगा। तो इसका आंसर मैं ही बता दूंगा, भारिया, क्योंकि ये सरल आंसर है तो सरल मैं बता दूंगा, कठिन कठिन आप बता देना। तो पातालकोट में कौन रहती है? भारिया जनजाति रहती है। भारिया जनजाति भी मेघनाथ खंभ बनाती है। आपको बता दें कि भारिया जनजाति भी मेघनाथ खंभ बनाती है और ये भी फाल्गुन के महीने में मनौती के दिन वहां जाते हैं। लगभग सभी गांवों में मेघनाथ खंभ रहता है और जहां नहीं रहता तो वो छोटा क्षेत्र होता है, उसको बड़े क्षेत्र में आगे उनको मिल जाता है। चलो, मध्य प्रदेश की प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां आरंभ किया गया था? मध्य प्रदेश का प्रथम भील सामुदायिक रेडियो केंद्र कहां पर किया गया था? भाभरा, महू, सैलाना और नरसिंहपुर। बताइए। तो इसका तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि भाभरा अलीराजपुर होगा। भाभरा क्या होगा? अलीराजपुर। भाभरा का नाम अब चंद्रशेखर नगर हो गया है। आजाद चंद्रशेखर नगर कहते हैं भाभरा को। अलीराजपुर में आता है, यहीं पर स्थापित किया गया था। और प्रथम आदिवासी केंद्र झाबुआ में लगा है पूरे देश का, तो उसको भी याद रखना है आपको। बी आंसर। माच लोकनाट्य प्रमुख रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? माच, माच से माच और माच से मालवा। ये कहां का है? मालवा का है। मालवा का है ना। इसका मंचन किया जाता है माच का, और राजकीय नाट्य इसको घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। हाँ, भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बताइए। भड़म किस जनजाति से संबंधित है? भारिया से। भड़म किससे है? भारिया से है। भड़म और सैतम कौन सा है? भड़म और सैतम ये किस जनजाति से है? तो ये भारिया से है। बैगा जनजाति के देख लो, रागनी, ये बैगा जनजाति में किया जाता है। कर्मा, सैला, है ना, ये बैगा जनजाति में किया जाता है। सहरिया में कौन सा होता है? दुलदुल घोड़ी। रीना, लहंगी नृत्य ये कहां होता है? सहरिया में। और भीलों के नृत्य आप बता दीजिए। भगोरिया होता है भीलों में, है ना। चलते हैं आगे। भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? भैरवगढ़, ये एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछते ना, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, डराने के लिए, जैसे हॉरर किसी उसकी स्टोरी बता रहा हूं। भैरवगढ़ बहुत फेमस है, भूतों का निवास पाया जाता है। बताइए। सीसा उद्योग, काष्ठ के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए और मूर्तिकला के लिए। तो भैरवगढ़ उज्जैन में पड़ता है और ये वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की छींट के वस्त्र पाए जाते हैं। ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं इसको, ब्लॉक प्रिंट। तो ब्लॉक प्रिंट के लिए यहाँ जाने जाते हैं।
ब्लॉक प्रिंट के कपड़े यहां मिलते हैं, उज्जैन में पाया जाता है, वस्त्र के लिए है। मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं जब शुरू में लगवा रहा था शायद तब भी ये आया था। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें से सही है भगोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कौन से माह में? फाल्गुन में मनाया जाता है। अगर हिंदी माह नहीं आता है तो मार्च में मनाया जाता है, क्योंकि होली मार्च में ही पड़ती है और मार्च के पहले इसको मनाया जाता है, याद रखिएगा। रंगत दोहा निम्नलिखित में से किस रंगमंच शैली से संबंधित है? रंगत दोहा बताइए। रंगत दोहा भवई से, माच से, जात्रा से या नौटंकी से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंगत दोहा ए बताया जा रहा है हर्षिता द्वारा, आकाश द्वारा, अनुज द्वारा, आकाशी बी बता रहे हैं माच से। रंगत दोहा एक रंगमंच का एक प्रकार है और वो माच से संबंधित है। रंगत दोहा बीच बीच में जो क्या होता है कि भाई बीच में नाट्य चल रहा है तो बीच में जो गैप आता है उस समय रंगत दोहा किया जाता है। भवई किसका है? तो भवई तो भीलों का है, ये भीलों से संबंधित है। और नौटंकी, नौटंकी बुंदेलखंड में भी की जाती है और बघेलखंड में भी की जाती है। हमारा आंसर क्या है? माच है। हमारा आंसर क्या है? माच है। मामूलिया त्योहार निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? मामूलिया त्योहार भील जनजाति द्वारा, कुंवारी कन्याओं द्वारा, विवाहित महिलाओं द्वारा और गौड़ जनजाति द्वारा। बताइए मामूलिया किसके द्वारा मनाया जाता है? और संग में ये भी बता दीजिएगा ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइए मामूलिया किस क्षेत्र से संबंधित है। आकाश कह रहे हैं कि सर बी होगा और अनुज कह रहे हैं ए होगा। देख रहे हैं कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन हमको कंफ्यूज कर ही देते हैं जब ये हमसे पूछे जाते हैं। कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है मामूलिया। अब मुझे कोई ये बता दो कि मामूलिया त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है। मामूलिया त्योहार जो कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाता है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है? भावना जी कह रही है बुंदेलखंड में। चलिए और अपना अपना विचार दीजिए। और कोई नहीं दे रहा जवाब। चलिए बुंदेलखंड में मनाया जाता है मामूलिया। कहां मनाया जाता है? बुंदेलखंड में। मामूलिया बुंदेलखंड में मनाया जाता है। हाँ बुंदेलखंड में लमेटा, भोला गीत, बिल्कुल वो बम्बुलिया होता है। जिसे आप यहां मामूलिया समझ रहे हैं वो बम्बुलिया होता है। क्या होता है? बम्बुलिया होता है भैया। जिसे आप लमेटा गीत, भोला गीत कह रहे हैं वो बम्बुलिया है, वो मामूलिया नहीं है, वो बम्बुलिया है। बम्बुलिया, लमेटा, अहिराई, ढिमराई और बम्बुलिया को ही कहते हैं भोला गीत। ये अलग अलग हैं। लमेटा और बम्बुलिया एक ही है, भोला गीत एक ही है, अहराई ढिमराई अलग है और मामूलिया त्योहार है ना। हाँ संजा पर्व का ही रूप है, बिल्कुल भावना। संजा पर्व मालवा में मनाया जाता है। संजा कहाँ मनाया जाता है? मालवा में। ये भी कुंवारी कन्याएं मनाती हैं इनको, ये भी कुंवारी कन्याएं मनाती हैं और ये भी कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। आगे चलता है। द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? द बेगा पुस्तक के लेखक बताइए कौन है? बहुत सरल है। द अबूज माजी,
और द मुरिया एन उनका घोटुल, द बेगा ये किसकी है? एल्विन भैया की है, एल्विन जी की है, बेरियर एल्विन ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शरद जोशी से संबंधित नहीं है? तो शरद जोशी की नहीं है, वो आपको बतानी है, बताइए। परिक्रमा, तिलिस्म, दूसरी सताए और युग चरण, बताइए कौन सी रचना शरद जोशी की नहीं है? भावना जी कह रही हैं युग चरण होगा, हर्षता जी भी डी बता रही हैं, अनुज भैया भी डी बता रहे हैं। युग चरण माखनलाल जी की, आकाश जी ने पूरा आंसर ही बता दिया कि युग चरण नहीं है। युग चरण किसकी है? एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, जिन्होंने एक विद्यार्थी के नाम से कृतियां लिखी हैं, छत्रज्ञा के नाम से, आवासा के नाम से, ये ब्रह्मचारी के नाम से, ये वही माखनलाल जी हैं जिन्होंने युग चरण लिखा है। दूसरी सतह है तिलिस्म, परिक्रमा, एक था गधा, अंधों का हाथी, ये सभी किसकी हैं? शरद जोशी की हैं। पद्मावत ग्रंथ में किस लोक नृत्य का वर्णन हुआ है? पद्मावत वही जायसी जी का, जो अभी हम थोड़े टाइम पहले अपनी नगेंद्र के सीरीज में पढ़ रहे थे, जायसी का पद्मावत ग्रंथ 1540 में लिखा गया। इसमें किस लोक नृत्य का वर्णन किया गया, आपको वो बताना है। राई का, बिल्कुल देवीदीन भैया, राई का किया गया है। इसमें राई का वर्णन आपको मिलेगा पद्मावत में। किसमें मिलेगा? पद्मावत में राई का वर्णन आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश स्किल सेल अभियान का उद्देश्य जनजाति समुदाय में किसकी जागरूकता का प्रसार करना है? ये जो हमारा 2047 का टारगेट है, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया था। और स्किल सेल एनीमिया, थैलेसिया और हिमोग्लोबिनोपैथिस या उपरोक्त सभी। तो स्किल सेल एनीमिया, थैलेसिया और हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिनोपैथोसिस, इसके तीनों रूपों की प्रति जागरूकता को बताने के लिए इसको चलाया गया था। आदिवासी जनजातियों में साधारणतः बैगा, भारिया और जो शहरिया हैं उनमें इसकी समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। अलीराजपुर तरफ भी इसकी समस्या सबसे ज्यादा पाई जा रही है, जिससे रोग उत्पन्न हो रहे हैं बच्चों में, और उन्हीं रोगों से लड़ने के लिए इस अभियान को चलाया गया था। डी आंसर सही है। आदिवासियों की बोली में संवाद करने एवं सूचना प्रसारित करने वाली सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? अरुणिमा, बान्या, संवेदना और जनजीवन। ये तो हम बहुत बार हमारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बताइए। बान्या, बिल्कुल बी आंसर सही होगा अनुज भैया, देवीदीन भैया। बान्या 1980 में जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा इसको चलाया गया था। ये आदिवासियों तक सूचना प्रसारित करने का प्रमुख केंद्र रहा है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? लौह शिल्प में निपुण या लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। डिंडोरी में इसको जीआई टैग मिला हुआ है, और वो जनजाति है अगरिया। डिंडोरी के अगरिया जनजाति के लौह शिल्प को क्या मिल चुका है? जीआई टैग दे दिया गया है। ये सजावटी चीजें, हथियार बनाने में परंपरागत होते हैं। और अगरिया गौड़ों की एक उपशाखा है। लोहसुर इनके प्रमुख देवता हैं, जिसको वो काली मुर्गी चढ़ाते हैं। उज्जवन जनजातीय संस्कार गीत किससे संबंधित है? बताइए। उज्जवन जो है वो किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, नामकरण से या दाह संस्कार से? देवीदीन भैया कह रहे हैं सी होगा 38 का। चलते हैं देखते हैं, और नहीं आया, चलिए। तो ये दाह संस्कार से संबंधित है उज्जवन प्रक्रिया। आपको बता दें कि भिलाला जनजाति
भिलाला जनजाति में उज्जवन दाह संस्कार को कहते हैं। और एक एक गीत भी गाते हैं, जैसे मसाणिया या काया खोज निमाड़ में गाया जाता है, वैसे ही भिलाला जनजाति भी कबाड़ा गीत गाते हैं, कबाड़ा गीत। और एक कबाड़ा गीत मृत्यु गीत है। कौन सा गीत है? मृत्यु गीत है, कबाड़ा गीत। तो इसको भी याद रखना, भिलाला जनजाति में पाया जाता है। ऐसे ही आपने सुना होगा मसाणिया या काया खोज, तो मसाणिया या काया खोज निमाड़ में प्रचलित है। कहां प्रचलित है? निमाड़ में। ऐसे ही आपने देखा होगा जो सिडौली प्रथा है वो भी चलाई जाती है कोरकू में। स्नेही प्रथा ऐसी ही चलाई जाती है बैगा में। ये सब दाह संस्कार से संबंधित हैं। चलते हैं आगे। मादर और दफड़ा का संबंध किससे है? गायन विधा से, वाद्य यंत्र से, नृत्य शैली से या भोजन से? बी, वाद्य यंत्र। देवी जी भैया का जवाब आ गया है कि वाद्य यंत्र से संबंधित है। मादर और दफड़ा एक काय से संबंधित है? वाद्य यंत्र हैं, बजाने वाले वाद्य यंत्र हैं। सरल सा क्वेश्चन था, वैसे भी हम समझ सकते थे इसको। भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? नववर्ष, होली, दिवाली और दशहरा। तो भगोरिया पर्व किस त्योहार से संबंधित है? होली से। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। होली के 7 दिन पूर्व मनाया जाता है, 7 दिन पूर्व मनाया जाता है। मुख्य केंद्र इसका क्या है? झाबुआ अलीराजपुर, है ना। और फाल्गुन महीने में या मार्च में मनाया जाता है। और ये पूछा गया है मार्च और फाल्गुन वाला। राई परंपरा क्या है? राई परंपरा क्या है? परिधान सज्जा, फसल पद्धति, लोक नृत्य या जादू टोना। राई क्या है वो ये पूछ रहे हैं। हाँ, उसका बी 241 का क्या है? सी, देवी भैया कह रहे हैं लोक नृत्य है। ना तो फसल पद्धति है, ना ही प्रधान पद्धति हो, ना ही जादू टोना है। ये क्या है? लोक नृत्य है, बुंदेलखंड का। कहां का? बुंदेलखंड का। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना की अनुशंसा 2022 में किस तिथि को की थी? बताइए। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, एक इनके नाम से चलती है और एक टांटा मामा आर्थिक कल्याण योजना चलती है। तो दोनों योजनाओं के आपको पता है। टांटा मामा की मैं बता चुका था, आर्थिक कल्याण योजना की, जिसमें 10,000 से 1 लाख तक की राशि दी जाती है। अब आपको इसका बताना है। बताइए किस तिथि को? तिथि पूछ ली है उन्होंने, तो आपको इनकी तिथि पता है तो आप लगा देंगे। देवी भैया कह रहे हैं सी होगा, भावना जी भी कह रही हैं सी होगा, मैं भी लगा देता हूं सी होगा। 6 सितंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना जनजातियों के लिए चलाई गई थी। ऐसी ही जनजाति कौन सी थी? तो ऐसी ही जनजाति एक और है, सॉरी ऐसी ही एक कल्याण योजना और है, टांटे मामा स्वरोजगार कल्याण योजना, एक ए योजना है। सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको देखना है। गौड़, बागरची, भील, बरेला, बैगा, बिंजवार और भारिया, रोहिया। बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? गौड़ की एक शाखा नागरची होते हैं, कोयला भूतिस होते हैं, सोलहास होते हैं, बैगा होते हैं, ये गौड़ों की शाखाएं हैं। भीलों में भिलाला, भिम्मा, बरेला ये पाई जाती है। कटमैना, रायमैना, विंजवार ये बैगाओं में पाए जाते हैं। लेकिन भारिया में रोहिया नहीं पाया जाता। रोहिया बैगाओं में पाया जाता है, भारिया में नहीं पाया जाता। डी आंसर सही है। 44 अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या का 20% से अधिक हिस्सा जनजातियों का है। बिल्कुल सही है भाई, जनजातियों का ही है। बैगा स्वयं को द्रविड़ के वंशज मानते हैं,
एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सॉल्व करवाया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ से उत्पन्न मानती है। बैगा था उसका सही आंसर, ये यहां फिर से आ गया। तो एमसीक्यू लगाने का ये फायदा होता है। कोल जो मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के अंतर्गत आती है, रीवा, सतना, सीधी और जबलपुर जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल, एक कोयला की खदानों में काम करती है, इसलिए इसको कोल कहते हैं। कोल दहका और कहरा इनका प्रमुख नृत्य है। संतिया मालवा की एक जनजाति है जो स्वयं को मूल रूप से राजपूत मानती है। ये संतिया मालवा की एक जनजाति है, इसको याद रखना। ये जनजातियों में आपको मिलती नहीं है, लेकिन बहुत कम संख्या में मिलती है, जो मालवा में रहती है और राजपूत मानती है स्वयं को। इसलिए इसके सभी आंसर सही हैं, डी, सभी आंसर सही हैं। एकमात्र ऐसा विकल्प था जो हमारी दृष्टि से दूर था, अगर हम इसको नहीं समझ पाते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। संतिया मालवा की ही है और जो मूल रूप से राजपूत को अपना स्वयं को राजपूत मानती है, तो इसको भी याद रखिएगा, डी आंसर सही है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में प्रमुखता से निवास करती है? जबलपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन, मंडला और डिंडोरी। भिंड मुरैना में तो भाई जनजाति बहुत कम पाई जाती है। जबलपुर और छिंदवाड़ा, जबलपुर और छिंदवाड़ा। विमुक्त जनजाति दिवस मध्य प्रदेश के किस दिनांक को मनाया जाता है? 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर और 21 मार्च। बताइए। जनजाति विमुक्त जनजाति दिवस ए 31 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है। श्री राम साहेब पांडे किस लोक नृत्य से संबंधित हैं, या लोक कला से या लोक नृत्य से? ये अपन बहुत बार मैं इनका नाम आज बोल चुका हूं, राम साहेब पांडे जी की, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अब नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन ये बहुत अच्छे लोक नृतक थे। किसके? राई के। बिल्कुल दीजिए भैया, राई आंसर इसका सही होगा, राई, राम साहेब पांडे जी। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित हैं? संतानवे का बताइए। दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति से संबंधित हैं? गौड़ शैली से। किससे है? गौड़ शैली से है। ये जो श्याम और व्याम आ जाएं, एक तो श्याम आ जाएं कोई भी और एक व्याम आ जाएं, एक गौड़ जनजाति से संबंधित हैं, आप इनको याद रखिएगा। हाँ, ये आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, जनजाति विकास अभिकरण वाला। तो किस में नहीं है? मंडला में, शहडोल में, रायसेन में और बालाघाट में। रायसेन सही है, हमारे रायसेन में नहीं पाया जाता, क्योंकि रायसेन तरफ तो बैगा जनजाति है ही नहीं। बैगा जनजाति का क्षेत्र क्या है? डिंडोरी, मंडला, शहडोल और बालाघाट, ये वाला क्षेत्र है, इसलिए रायसेन सही आंसर है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। तुर्गा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। कलगी तुर्रा या तुर्रा कलंगी किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए, तुर्गा कलंगी निमाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? निमाड़ से। तुर्गा कलंगी निमाड़ का बड़ा फेमस लोकनाट्य है और ये सवाल जवाब शैली में होता है गणगौर के समय, आपको इसको याद रखना है। लेकिन आयोग ने इसके 3 आंसर माने हैं। आयोग ने इसके 3 आंसर माने हैं, मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड। कौन कौन से माने हैं? आयोग के आंसर बता देता हूं। आयोग ने इसको भी माना है, इसको भी माना है और इसको भी माना है। ये तीनों आंसर आयोग ने माने हैं। तो आयोग ने इसके 3 आंसर माने हैं। तो मालवा भी गलत नहीं है, बुंदेलखंड भी गलत नहीं है और निमाड़ भी गलत नहीं है। आगे चलते हैं। आज का आखिरी और हमारी जो मध्य प्रदेश की जनजातियों की सीरीज का आखिरी प्रश्न है। आज मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके फोल्डर में डल जाएगी, टेस्ट वाले फोल्डर में। एमसीक्यू हम लगा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है। ख्वाजा एवं भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। बताइए कौन सा गलत है इनमें से। अनुज जी कह रहे हैं सी गलत है। चलिए इसका गलत है डी। सिपाही बहादुर सरकार की जो स्थापना है वो सीहोर भोपाल में की गई थी। उस समय सीहोर भोपाल में ही था, भोपाल रियासत के अंतर्गत आता था, वहां की गई थी। किसने की थी? महावीर कोठी ने। महावीर कोठी ने की थी। इनके साथ एक और थे, इन्होंने सिपाही बहादुर की स्थापना की थी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए। ये बाकी सभी सही हैं। रामगढ़ अवंतीबाई वाला है। जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ये ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़े। और यहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शंकर शाह गढ़मंडला के थे, मैं बहुत बार बता चुका हूं। और ये हमारे थे ही अंग्रेजों से लड़ने वाले। हाँ अच्छा, सिपाही बहादुर का तो पता था। नहीं, रामगढ़ के वो क्यों हैं? ये रामगढ़ के तो ये वाले हैं ना। हाँ, जो अवंतीबाई वाला क्षेत्र है रामगढ़ के, और गढ़मंडला दुर्गावती वाला जो क्षेत्र है वहां के शंकर शाह और रघुनाथ शाह हैं। सिपाही बहादुर महावीर कोठी ने सीहोर भोपाल में जो 1857 की क्रांति थी उस समय वहां पर आंदोलन किया था, वहां पर इसकी स्थापना की थी। चलते हैं, 250 क्वेश्चन आपके पूरे पीवाईक्यू में करवा चुका हूं और मुझे आशा है कि यूनिट 10 और आपका एमपीजीएस की यूनिट 5 आपकी लगभग कंप्लीट हो गई होगी और इनसे प्रश्न अब ज्यादा गलत नहीं होंगे। बस एक बार आप इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एमसीक्यू में डाल रहा हूं, उसकी पीडीएफ निकलवा के अपने पास रखिएगा। पूरे पीवाईक्यू उसी में है और विथ आंसर की आपको यहां से मिली जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।